हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्नड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद आवर टॉपिक ऑफ इंडियन लॉज एंड लेजिस्लेशंस। हमारा जो 6 मॉड्यूल एनवायरनमेंट का जो पूरा हमने बनाया था उसमें से विल स्टार्ट ऑफ विद दिस, क्योंकि दिस इसी पार्ट से काफ़ी सारे PYQs आए हैं प्रीलिम्स में। तो लेट्स बिगिन। तो ये हमारा एक ब्रॉड ओवरव्यू आपको मैं बताता हूँ एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस के बारे में। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। जो पार्ट 1 है इट विल डील विद इंडियन लेजिस्लेशंस एंड जो पार्ट 2 है इट विल डील विद ग्लोबल लेजिस्लेशंस। इंडियन लेजिस्लेशंस में विल स्टडी अबाउट लॉज लाइक द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ऑन द सेम हैंड ग्लोबल लेजिस्लेशंस में विल स्टडी conventions, international conventions like UNFCCC, UN Convention on Biological Diversity, UN Convention on Migratory Species, CMS भी एक होता है, ये भी पढ़ेंगे। ऐसे और भी सारे कन्वेंशन हैं, ये हम ग्लोबल लेजिस्लेशन में पढ़ेंगे। फिर हम इनको एक कंबाइन करके देखेंगे ताकि वी गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी से एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस, हम एनवायरमेंट के लिए लॉज बना रहे हैं, सर्टेन लॉज बना रहे हैं। लेजिस्लेशंस इज नथिंग बट लॉज। एनवायरमेंट क्या होता है हमने पहले देखा है। एनवायरमेंट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल। ठीक है, जब हम बोल रहे हैं एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एनवायरमेंट के लिए हम बना रहे हैं लॉज। एंड एनवायरमेंट में हम ब्रॉडली देखते हैं, फॉरेस्ट्स आ जाते हैं एनवायरमेंट में, वाइल्ड लाइफ आ जाता है एनवायरमेंट में, ट्राइबल्स भी एनवायरमेंट में आ जाते हैं। ट्राइबल्स आर नथिंग बट एबॉरिजिनल्स। एबॉरिजिनल्स कौन होते हैं? दे आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड। तो अगर हमें एनवायरमेंट लेजिस्लेशंस को अच्छे से समझना है तो पहले लेट्स स्टार्ट विथ फॉरेस्ट्स। एंड फॉरेस्ट्स में विल लुक एट कि इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी क्या रही है, कैसे इवॉल्व की है। अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड फर्दर लॉज। जैसे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, आई टीच यू बायोडाइवर्सिटी एक्ट जिसमें आई टेल यू अबाउट लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो इसको समझने के लिए हमें इसका बैकड्रॉप समझना पड़ेगा। एंड उसका जो बैकड्रॉप है या बैकग्राउंड है दैट स्टार्ट्स विथ फॉरेस्ट पॉलिसी ब्रिटिशर्स के टाइम से। तो लेट्स डेल्व इन। Prior to the colonial era, the local communities enjoyed customary rights over forests in their vicinity. Let's say ये एक फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे कोई लोकल इंडिजिनस कम्युनिटी है या ट्राइबल ग्रुप है। अभी इनके विसिनिटी में जो भी प्लांट्स या ट्रीज हैं दे हेल्ड कस्टमरी राइट्स। कस्टमरी राइट्स एज इन इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग। तो कोई छोटे छोटे फ्रूट्स हो गए या फ्लावर्स हो गए, कोई भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, तो उसको कलेक्ट करने के लिए उनके पास कस्टमरी राइट्स है। किनके पास? लोकल कम्युनिटीज़। एंड ये कब की बात है? प्रायर टू द कॉलोनियल एरा, जब जो ब्रिटिशर्स थे और जो भी और फॉरेन यूरोपियन पावर्स थे उनके इन्वेजन से पहले उन जो भी लोकल कम्युनिटीज़ थे दे हेल्ड कस्टमरी राइट्स ओवर देयर फॉरेस्ट एरियाज और उनके विसिनिटी में। एंड जस्ट टू टेल यू बिफोर हैंड, ये जो ट्राइबल्स हैं या जो भी लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, अबॉरिजिनल्स हैं, उनका रिलेशनशिप विथ नेचर इज़ वेरी डिफरेंट देन द मॉडर्न मैन। दैट इज़ बिकॉज हमारे लिए तो फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिक सोर्स है, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए जो फॉरेस्ट है दैट इज़ मच मोर देन दैट। उनके लिए वो एक सेक्रेड प्लेस है, एक सेक्रेड लैंड है उनका। वहाँ पे वो वर्शिप करते हैं, दे वर्शिप नेचर। उनका बहुत सारे रिलीजन ही ऐसे हैं जो नेचर वर्शिपिंग है। अभी क्या हुआ? कॉलोनियल टेक ओवर हो गया, ब्रिटिशर्स आ गए और जैसे ही कॉलोनियल टेक ओवर हुआ तो फॉरेस्ट का भी कॉलोनियल टेक ओवर हो गया। अब जब ये हो गया तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल कस्टमरी राइट्स थे, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सारी जो चीज़ें थी वो सारे कुछ डिसरप्ट हो गए। वो डिसरप्ट हो गए बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ है टिम्बर। ब्रिटिशर्स को टिम्बर से बहुत लगाव था। दे नीडेड टिम्बर फॉर इकोनॉमिक रीजन्स। उनको टिम्बर चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, जो भी फॉरेस्ट लैंड्स थे वहाँ से फोर्सफुली एंड इलीगल तो नहीं बोलूँगा उस टाइम पे, फोर्सफुली उन्होंने अबॉरिजिनल्स या ट्राइबल्स को एविक्ट कर दिया, उनको आउटकास्ट कर दिया और जो पर्टिकुलर लैंड था उस पर कब्जा कर लिया, खुद को उसको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया।
अभी ये सबको समझने के लिए हम एक ब्रॉड टाइमलाइन देखते हैं। चलिए ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई, 1856 पे चलते हैं। जो लॉर्ड डलहौसी थे उनको एक आइडिया आया कि यार इंडिया के लिए उस टाइम पर एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स को गवर्न करेंगे। उसके बाद 1857 आया, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, वी ऑल नो दैट। उसके बाद 1865 वॉज द टाइम जब इंडिया को उसका फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट मिला। इट इज़ ऑफ ऑब्वियसली कॉलोनियल ओरिजिन। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट एट रेगुलेटिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस आते कहाँ से थे, जो लोकल ड्वेलर्स है वो लाते थे। they used to extract they used to extract fruits, flowers, ये सारी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करते थे। तो वो सारी चीज़ों को, वो एक्सट्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए 1865 का फॉरेस्ट एक्ट लाया गया। इसमें ना 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि इसका बैकड्रॉप ही ऐसा था कि हमें टिम्बर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस लैंड पे कब्जा कर लेंगे एंड उस लैंड पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे थे उनको एविक्ट कर देंगे, ठीक है, एंड इसको स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे। तो इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट ही ये था, दिस एक्ट असर्टेड स्टेट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट्स। द एग्जिस्टिंग कस्टमरी राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स वेर टेकन अवे। एंड एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको अभी बता देता हूँ बट विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल आगे। ये जो 1865 का फॉरेस्ट एक्ट था, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली टू फॉरेस्ट्स अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड नॉट टू प्राइवेट फॉरेस्ट्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार ये गवर्नमेंट कंट्रोल फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट ही होते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होता है। तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, विल कम बैक टू इट इन द लेटर सेक्शन एंड तब मैं आपको रिलेट कराऊंगा एक केस से, TN गोडावर्मन केस, विच इज़ अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द रेलम ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं। 1865 के बाद आता है 1878 का फॉरेस्ट एक्ट। अब ये भी कुछ अच्छा नहीं था। इनफैक्ट 1878 का एक्ट 1865 के ऊपर एक अमेंडमेंट और अपग्रेडेशन था जिसने ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया ओवर इट्स कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड अदर रिसोर्सेज। एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, इट वॉज कॉल्ड द इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अभी इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था, 2 मेन काम था। पहला था कि जो फॉरेस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, ऐसे ट्रांसफॉर्म करो कि टिम्बर से अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो पाए। जो भी था बस टिम्बर था। नॉर्मल लोगों की, जो लोकल इंडिजिनस लोग हैं उनका कोई, उनको चिंता नहीं थी ब्रिटिशर्स को, उनको बस टिम्बर से अपना इकोनॉमिक एस्पिरेशंस फुलफिल करने थे। अभी क्योंकि स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो जो लोकल ड्वेलर्स थे जिनको अपने ही लैंड से बाहर निकाल दिया गया, अगर वो वापस आना चाहें तो उनको ट्रेस पासेस डीम कर दिया जाता था। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो ये सालों चला। सी, इट स्टार्टेड इन 1865 एंड 1894 तक ये अपग्रेड होते होते और स्ट्रेंथन ही होता गया। सो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट लैंड ओनली स्ट्रेंथन ओवर द ईयर्स। एंड इससे क्या हुआ, जो ट्राइबल्स थे, जो अबॉरिजिनल्स थे, दे हैड अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ ग्रीवियंस, ठीक है। इतने सारे जो ग्रीवियंसेस थे, इतने सारे जो कंप्लेंट्स थे, वो सारे बाहर आए इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग्स रिलेटेड विथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 के पहले वाले जो आप पढ़ते हैं, जो भी छोटे छोटे रिवोल्ट्स हैं, जो भी ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, संथल रेबेलियन हो गया, चुआर रेबेलियन हो गया, हो अपराइजिंग हो गया, मुंडा अपराइजिंग हो गया, कोल म्यूटिन हो गया, एंड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वो सारी चीज़ें भी इसी टाइम पीरियड के अराउंड देखने को मिलती हैं। अभी आपको वो इंटरलिंकेजेस बन रहे हैं। तो ये सारे ब्रॉडली 19th सेंचुरी में हो रहे थे। इसी टाइम के अराउंड ट्राइबल अपराइजिंग्स भी हो रहे थे। तो जस्ट टू समराइज क्विकली, फर्स्ट क्या था, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया एंड प्राइमरली टिम्बर से मतलब था उनको, दे वर कंसर्न अबाउट टिम्बर, एंड उसको पाने के लिए उन्होंने बाउंड्रीज बना दी, इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना दिए जिस जो अनएग्जिस्टिंग जो लोग थे उनको आउटकास्ट कर दिया, उनको एविक्ट कर दिया। फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, टिम्बर हो गया, चलो ठीक है। एक्सेस टू द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज टेम्पररी, लिमिटेड एंड एट द मर्सी ऑफ फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी। ये जो फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी थे, इसके पास दे हैड स्ट्रिक्ट पुलिसिंग पावर्स, इनके पास बहुत ही स्ट्रिक्ट पुलिसिंग पावर था। एंड क्योंकि इनके पास स्ट्रिक्ट पुलिसिंग पावर्स था, तो जो लोकल इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं जो आउटकास्टेड हैं, दे डिड नॉट डेयर टू एंटर, बिकॉज जो करता था, जो गलती से भी करता था, उनको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स मिलते थे एंड समटाइम्स दे वर ऑल्सो किल्ड। सो दिस वॉज द सिनारियो पहले। वाई एम आई टीचिंग यू ऑल दिस,
बिकॉज इससे दिस इज़ नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, बट आपको एक बैकग्राउंड देता है जिसके आप रिलेट कर पाएँ, अब एक स्टोरी की तरह याद रख पाएँ, तो आपको बाद में रटना ना पड़े। फिर यू जस्ट हैव टू सी इट वंस एंड फिर आपको सब याद रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू स्टोरी कि पहले कस्टमरी राइट्स थे, फिर जब ब्रिटिशर्स ने ओवरटेक किया तो वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। ये एक टाइमलाइन था जिसके थ्रू ब्रिटिश ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट लैंड और स्ट्रेंथन हो गया एंड ट्राइबल लोग ग्रीवियंसेस अक्यूमुलेट कर लिए। तो हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी कुछ ऐसे चल रहा था कि वो हम सिर्फ टिम्बर से मतलब रखते थे, सिर्फ इकोनॉमिकली देखते थे फॉरेस्ट को, हमारे इकोनॉमिक एस्पिरेशंस फुलफिल करने के लिए ही हम देखते थे कि फॉरेस्ट को। एंड जो उनके खुद के लोग थे जो who used to worship nature, who used to stay in harmony with the nature, उन्हीं को हमने evict कर दिया। ऐसा कुछ सिचुएशन। फॉरेस्ट पॉलिसी देखने के बाद अभी विल मूव ऑन एंड यहाँ पे जो मैंने आपको एक टाइमलाइन दिखाया है, दिस कंसर्न्स जो भी इंडियन एनवायरनमेंट लॉज बने हैं राइट फ्रॉम 1927, जहाँ जब एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना था, वहाँ से लेकर 2016 के कैंपा तक मैंने सबको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे ले डाउन कर दिया है एंड हम एक एक करके समझेंगे। अभी वाले वीडियो में सिंस वी वर फोकसिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी इन द कंट्री, विल फोकस ऑन द येलो सेक्शंस विच कंसर्न फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें हम 1988 वाला पॉलिसी को रेफर करते हैं, ना कि 1952 वाला पॉलिसी या उसके पहले वाले पॉलिसीज़। 2006 में एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन आया था जिसको बोलते थे हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो एक ब्रॉड ओवरव्यू लेते हैं एंड उसके बाद विल डाइव इन डीपर इनटू दीज टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ 1927 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। अब ये क्या भला है? आपको याद होगा कि 1865 और 1878 दोनों में फॉरेस्ट एक्ट आए थे एंड दोनों एक के ऊपर एक अपग्रेडेशन था। वैसे 1927 एक्ट भी उसी के लाइन्स के अलॉन्ग थोड़ा सा और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें भी ट्राइबल्स को कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। इसमें एक चीज़ था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। लेट मी टेक यू बैक टू द 1878 एक्ट। 1878 एक्ट में हमने देखा था कि एक इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना था। कुछ और चीज़ें हुई थी। फॉरेस्ट जो थे उनको 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट में क्लासीफाई कर दिया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। ये 1, 2, 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया गया था। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट थे जो ऑब्वियसली रिजर्व थे, जो स्टेट के प्रॉपर्टी के अंडर आते थे। दे वर डीम टू बी स्टेट प्रॉपर्टी। एंड आप समझ ही रहे हैं क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का था, तो वो जो सारे जो उनके मतलब के प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल टिम्बर हो गया, तो वो अपने एक रिजर्व सेक्शन में रखते थे। एंड जो लेस प्रोडक्टिव, लो क्वालिटी प्लांट्स एंड ट्रीज एंड क्रॉप्स हैं उनको वो विलेज फॉरेस्ट में रखते थे। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इट यूज टू लाई इन बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स। तो रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, यही सेम चीज़ वो शिफ्टेड टू द 1927 एक्ट एज वेल। तो जो 1927 एक्ट है उसमें आपको एक ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 2017 अमेंडमेंट है विच कंसर्न्स बैम्बू। हम पढ़ेंगे बैम्बू इज इन द डेफिनेशन ऑफ ट्री और नॉट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि क्या है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में और क्या क्या चीज़ें, ये देखेंगे। फिर हुआ 1947, वी गॉट अर इंडिपेंडेंस एंड उसके बाद 1952 में इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। अभी देखिए क्या हुआ। मैंने आपको बताया कि ओवर द इयर्स काफ़ी सारे ग्रीवियंसेस अक्यूमुलेट हो गए थे ट्राइबल्स में, बिकॉज ऑब्वियसली उनको अपने लैंड से बाहर कर दिया गया था। तो जब इंडिपेंडेंस मिला तो ट्राइबल्स ने ये सोचा कि यार चलो अब कुछ अच्छा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैं कैसे बोल सकता हूँ, इफ़ यू लुक एट द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का ड्राफ्ट जो 1952 में रिलीज़ हुआ था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें ऐसा लिखा गया था कि जो गोल है इट शुड बी कि टू मैक्सिमाइज एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेस्ट एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग। वापस से वही कॉलोनियल माइंडसेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके वजह से जो ट्राइबल पीपल थे उनके सारे होप्स टूट गए एंड उनका एक्सेस को और लिमिटेड ही रखा गया। मतलब उनको एक्सपैंड, उनके आउटरीच को एक्सपैंड नहीं किया गया। दे वर नॉट अलाउड टू बी इंटीग्रेटेड विद द फॉरेस्ट। एंड अभी अब देखिए एक कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, यूएन देबार कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर यूएन देबार। देबार कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन। अब इस कमीशन ने क्या बोला कि द गवर्नमेंट नीड्स टू रिकंसिडर इट्स नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर हमने क्या कर रहे थे, जो ट्राइबल्स हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं,
उन्हीं को हम एविक्ट कर दे रहे हैं, उनको हम इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे हैं इन दी इन्वायरमेंटल लॉज, राइट। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन हैं ये क्या करते हैं, दे स्ट्राइक अ फाइन बैलेंस बिटवीन इंडिजिनियस जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स एंड फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच का बैलेंस आउट ही क्या है, एक एनवायरमेंटल लॉज है। उसी के लिए हम अलग लॉज, अलग पॉलिसीज बना रहे हैं। तो यूएन देबार कमीशन ने बोला कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 सही नहीं है, इसको तो रिकंसिडर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, 1976 पे आ जाते हैं। मैं ये 1972 वाला आपको बताऊंगा, बट 1976 पे आ जाते हैं। 1976 में क्या हुआ, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने एक रिकमेंडेशंस दिए। अब ये और भी प्रॉब्लमेटिक थे, दे वर डीम्ड डिजास्टर्स फॉर द ट्राइबल्स, बिकॉज इसमें क्या बोला गया कि कमर्शलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए, इसको इसने इनकरेज किया। और जो राइट्स हैं ट्राइबल लोगों के, जो लोकल कम्युनिटीज़ के, उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। दिस वॉज प्रॉब्लमैटिक। आगे जाके हमने देखा कि यार फॉरेस्ट कवर बढ़ ही नहीं रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमने स्टेट प्रॉपर्टी भी कर दिया, हम प्लांट्स भी कर रहे हैं, और भी ट्रीज भी प्लांट कर रहे हैं, बट फॉरेस्ट कवर इंडिया का बढ़ नहीं रहा है, रादर डिक्लाइन हो रहा है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, जिसमें हम नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, मतलब नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए लैंड को अगर डाइवर्ट करना है तो वो कैसे किया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें लाई गई। बट अगेन हम इसमें लोकल कम्युनिटीज़ को नहीं लेके चले। तो इसी ईयर में, मैंने इसलिए यहाँ पर इसी ईयर के इंडिकेट किया है, एक कमेटी बनी, वेरी फेमस कमेटी, द बीके रॉय बर्बन कमेटी। बीके रॉय बर्बन कमेटी, दिस इज मिस्टर बीके रॉय बर्बन, सैडली ही पास्ड अवे इन 2012। इनके कमेटी ने क्या बोला था कि यार एक कोऑर्डिनेटेड फॉरेस्ट पॉलिसी बनाओ, जिसमें तुम वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और ट्राइबल्स को इंटीग्रेट करके चलो, साथ में लेकर चलो उनको। इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था 1982 में, विच एम्फोसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन ट्राइबल लाइफ। एक ट्राइबल के लाइफ में फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन व्हेन इट कम्स टू द ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। तो वो सारी चीज़ इसमें इन्होंने हाईलाइट किया। मूविंग अहेड, वी हैड दी 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो रेफर करते हैं, हम इसी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को रेफर कर रहे होते हैं। ब्रॉडली देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, वही सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, चेकिंग, कंट्रोलिंग एंड इनिशिएटिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स फॉर सॉइल इरोजन, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट पॉपुलेशन थ्रू रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, विल स्टडी व्हेन वी विल सी लुक एट इट व्हेन वी स्टडी कैंपा, ये सारी चीज़ें इन डिटेल। सोशल फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस के बारे में दिया गया था। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड अवॉइडिंग वेस्टेज। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लीन थे। क्या क्या स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी दिया गया कि 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का बात करते हैं तो वी ब्रिंग आउट दिस नंबर ऑफ 1/3। 1/3 लैंड ऑफ द कंट्री शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी था इस स्कीम के अंदर, जिसके थ्रू हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते थे। इसके अलावा एक और भी चीज़ था कि 2/3 ऑफ द एरिया इज टू बी मेंटेन अंडर फॉरेस्ट कवर इन द माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स टू अवॉइड लैंड एंड सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन। और भी स्ट्रैटेजीज हैं, अब यहाँ पे मैं आपको दे दिया है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, आप पॉज करके या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन रीड इट वंस। लेकिन इंपॉर्टेंट जो था ये आपको मैंने बता दिया है 1/3 वाला। अब 1988 फॉरेस्ट पॉलिसी जैसे खत्म हुआ, उसके बाद वी एंटर्ड इनटू द 21st सेंचुरी। हम 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी के बिफोर द फर्स्ट डेकेड ओनली, इन द मिडल ऑफ द फर्स्ट डेकेड, वी गॉट अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इतने सालों के जो भी ग्रीवियंसेस थे वो खत्म हुए यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के जाके। नॉट टू से कि ये एक्ट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसका जो इंटेंशन है एंड इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था वो बहुत ही अच्छा लेजिस्लेशन है ये। इसमें ब्रॉडली 4 राइट्स दिए गए थे: टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन राइट्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। ये एक्ट इतना स्टैंड आउट इसलिए करता है क्योंकि इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स एंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स दोनों पे फोकस किया गया है। इट टुक अ राइट्स बेस्ड अप्रोच एंड लोकल कम्युनिटी वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। जो ट्राइबल्स जो एविक्ट हो गए थे
उनको हम हेल्म ऑफ अफेयर्स में रखते हैं, उन्हीं को हम प्राइमेसी देते हैं इस राइट्स इस एक्ट में। एंड कमेंट्स में बताइएगा कि इस एक्ट का जो एक्ट का ओरिजिनल नेम है वो क्या है। इट स्टार्ट्स आउट विद शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट वेयर्स। आप एक बार देख लीजिएगा एंड प्लीज पुट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। आगे जाके वी हैड द एनजीटी एक्ट एंड वी ऑल्सो हैड द कैंपा एक्ट, जो हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पढ़ रहे थे राइट, उससे रिलेट करता है ये कैंपा। क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो फॉरेस्ट लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए डाइवर्ट करना है कि नहीं करना है, और करना है तो क्या कंडीशंस है, वो सारी चीज़ें थी। और अगर हो गया तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमें कहीं और फॉरेस्टेशन करना है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बनता है, तो उसको हम कैंपा में पढ़ते हैं। फिर हम 2021 में अभी लेटेस्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आया कि कितना फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, कितने लैंड है जो फॉरेस्ट कवर के अंडर है, सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। ये स्टार्ट हुआ था 1991 में आना एंड अभी लेटेस्ट 2021 में आया। दिस इज अ बायनियल रिपोर्ट जो हर 2 ईयर्स में एक बार आता है। दिस वॉज द फॉरेस्ट पॉलिसी लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। फॉरेस्ट पॉलिसी लैंडस्केप पढ़ने के बाद व्हाट वील डू नाउ इज हम एक एक करके चलेंगे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को मैं होल्ड पे रखा हूँ क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अदर सेक्शंस। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इज ऑल्सो रिलेटेड टू फॉरेस्ट एक्ट, PPVFR, ये सारी चीज़ें में भी उसको मैं यूज़ करूँगा, इसलिए आई टेल यू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बाद में। पहले विल स्टार्ट ऑफ विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, यूनाइटेड नेशंस का स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, UNCHE, जिसको हम शॉर्ट में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इट वॉज हेल्ड एट स्वीडन। उसमें क्या हुआ, आर फॉर्मर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने विजिट किया एंड वहाँ पे जाके व्हाट शी मेड अ सेमिनल स्पीच जिसमें शी सेड शी ब्रॉट फॉरवर्ड द कनेक्शन बिटवीन इकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन। व्हेन शी रिटर्न फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्या किया, शी एम्फसाइज्ड वाइल्ड लाइफ अपने पॉलिसी मेकिंग में। और 1976 का जो अमेंडमेंट था, जो 42nd अमेंडमेंट था, उसके थ्रू उन्होंने जो फॉरेस्ट टर्म है जो लिस्ट 2 में था, स्टेट लिस्ट में था, उन्होंने उसको अमेंड करके, उस 7th शेड्यूल को अमेंड करके फॉरेस्ट को लिस्ट 3 में ट्रांसफर कर दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में, राइट। ये चीज़ें हुई थी। और भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या हैं उससे रिलेटेड आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि लिस्ट 3 में आ चुका है अब, एंड लिस्ट 2 से वो एंट्री डिलीट हो चुकी है। तो लिस्ट 3 में फॉरेस्ट है एंड फॉरेस्ट के अंदर ही हम वाइल्ड लाइफ को भी काउंट करते हैं। विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट ये ऐसा है। दूसरी चीज़ें क्या है, एक DPSP भी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। आई वॉन्ट यू टू मैंशन द आर्टिकल नंबर ऑफ DPSP एंड कौन सा आर्टिकल 51 है, कौन सा ABCD, कौन सा जो लेटर है विच करस्पॉन्ड्स टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, आप इसको कमेंट्स में मेंशन करें। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू हो गया। अभी विल स्टार्ट विद द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इसका हम पूरा इसको कॉम्प्रिहेंसिवली डाइसेक्ट करेंगे एंड पूरा सब कुछ समझेंगे। विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द लेटेस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इट, विच इज द 2022 अमेंडमेंट। विल ऑल्सो इंटीग्रेट PT 365, जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, वो सबको कंबाइन करके एक ही जगह पर पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो।